मरते दम तक नीतीश कुमार को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता से बेदखल हो जाए। लाल पासवान भी आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी के कार्यक्रमों में दरी बिछाते हैं, कुर्सी लगाते हैं। ऐसा नहीं दिखा, बिल्कुल देखा जाता है। बिल्कुल मैं तस्वीर नीतीश कुमार खुद सरकार नहीं चला रहे, बल्कि बैकडोर से बीजेपी आरएसएस सरकार चला रही है। साहुद्दीन कोटा होता था, तस्लीमुद्दीन कोटा होता था, साधु यादव कोटा होता था, सुरेंद्र यादव कोटा होता था। तो बेहतर विकल्प क्या आपके पास नहीं? आपके पास बहुत सारे। आप बताइए कि संभवी से बेहतर पार्लियामेंटेरियन आप बिहार का बताइए। चिराग पासवान ने अपने जीजा को आयोग का अध्यक्ष बनवाया। जीतन राम मांझी ने अपने दामाद देवेंद्र मांझी को आयोग का उपाध्यक्ष बनवाया। तो रणनीति बनाने में अरुण भारती जी जैसे लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज उसी का परिणाम है कि हमारी पार्टी इन ऊंचाइयों पे पहुंची है कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। तब इनकी पेट में बेचैनी हुई और दर्द हुआ। आप कह रहे हैं कि सयान कुणाल से तेजस्वी यादव डर रहे हैं? बिल्कुल डर। किस बात का डर? भाई बेहतर विकल्प हमसे हो सकता, और जिनको पेट में दर्द होता है वो नाहक पेट में दर्द हो रहा है। भाई बेकार की बात है। बड़ी माँ के बेटी और दामाद को हम लोग कभी नहीं, आज बड़ी माँ के दामाद को हम लोग आयोग का मेंबर बना दिए, तब भी उनको दिक्कत हो रही है। कि जब भी कोई नया नेतृत्व उभरता है तो राजद के युवराज को बेचैनी होने लगती है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आरएसएस जैसी संगठन जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करती है, अगर उस संगठन के कंट्रोल में अगर बिहार की सरकार चल रही है, जहां हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी भी हैं, राजेश वर्मा जी भी हैं, शांभवी अगर मेरिटोरियस नहीं है तो उससे अच्छा पार्लियामेंटेरियन बताइए जो पार्लियामेंट में दहाड़ती है तो पूरा देश सुनता है। बिहार में कल से आरएसएस कोटा ट्रेंड कर रहा है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में विभिन्न आयोगों का गठन किया गया। कई लोग अपने दामाद तो कई ने अपने पत्नी को आयोग का सदस्य अध्यक्ष जो है वो बनवाया है। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने कई बड़े सवाल खड़े किए। सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने कहा कि अशोक चौधरी का दामाद आयोग का सदस्य बना। चिराग पासवान ने अपने जीजा को आयोग का अध्यक्ष बनवाया। जीतन राम मांझी ने अपने दामाद देवेंद्र मांझी को आयोग का उपाध्यक्ष बनवाया। दीपक कुमार की पत्नी आयोग की सदस्य बनाई गई। ऐसे में नीतीश कुमार को जमाई आयोग का गठन कर देना चाहिए, ताकि जो तमाम जो नेता हैं एनडीए के, वो अपने जमाई को, अपने रिश्तेदार को आयोग में सदस्य जो है वो बनवा सके। अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया आई। अशोक चौधरी, चूंकि जाहिर तौर पर जब सवाल सयान कुणाल को लेकर खड़ा किया गया तो अशोक चौधरी को निशाना बनाया गया था। अशोक चौधरी ने जवाब दिया और कहा कि सयान अशोक चौधरी का दामाद बाद में है, पहले कुणाल किशोर जी के वो बेटे हैं और वो जेडीयू कोटे से नहीं बने हैं। सयान कुणाल आरएसएस कोटे से बने हैं। और आमतौर पर यह आरोप लगता रहा है एनडीए की सरकार पर, नीतीश कुमार पर, कि नीतीश कुमार खुद सरकार नहीं चला रहे, बल्कि बैकडोर से बीजेपी आरएसएस सरकार चला रही है। मेरे साथ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता है मनीष सिंह। आरएसएस कोटा, लोग पूछ रहे हैं कि आरएसएस कोटा क्या होता है? भाई हम समझा रहे हैं आरएसएस कोटा क्या होता है। आरएसएस एक ऐसी संगठन है जो स्वतंत्रता के पश्चात बनी और जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही भारत की आजादी की लड़ाई में। और दूसरी बात, आप कहीं भी आपदा त्रासदी देखिए, संकट की घड़ी में वो देश की जनता के साथ खड़ी रहती है। और आरएसएस की पाठशाला में यह सिखाया जाता है कि भारत हमारी मातृभूमि है और मातृभूमि से बड़ा कोई ईश्वर हमारे पास नहीं है, और मातृभूमि की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और देश को माँ के समान सम्मान करने की बात जहाँ सिखाई जाती है, उस पाठशाला का नाम आरएसएस है। और आरएसएस से जो उपजे हुए लोग हैं, उनके अंदर हमेशा देश के प्रति प्रेम भाव, सौहार्द की भावना रहती है। आरएसएस देश के लोगों को आपसी एकता और सामंजस्य में बांधने वाली संगठन है और आपस में भाईचारा का संदेश देने की बात करती है, लोगों को परिवार के रूप में बांध कर रखती है। उस संगठन का नाम आरएसएस है। और उस आरएसएस की अनुशंसा पे किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी सेवा के पद पर अगर किसी को अवसर दिया जाता है तो उसमें कहाँ कोई आपत्ति की बात है। और जिनको पेट में दर्द होता है वो नाहक पेट में दर्द हो रहा है। भाई बेकार की बात है। बेचैनी तो इनको तब भी हो रहा था जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने आए थे, उसके खिलाफ भी कैंडिडेट दे दिया, जबकि वो उनके गठबंधन के साथी थे। पप्पू यादव जी का नेतृत्व जब उभरने लगा, वो एक अपना संगठन बनाकर, वो जनसेवा का कोई संगठन बनाकर जब वो राजद में थे तब काम कर रहे थे, पप्पू यादव जी को पार्टी से निकलवा दिए।
हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का नेतृत्व जब बिहार में उभरा और जब लोगों के बीच चर्चाएं होने लगी कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री मटेरियल हैं, तब इनकी पेट में बेचैनी हुई और दर्द हुआ और इन्होंने जो लोग हमारे साथ हमारे परिवार को, चिराग पासवान जी के परिवार को तोड़ा और जिन लोगों ने हमारी पार्टी को तोड़ा, जिन जो लोगों ने रामविलास जी के सपनों पे पानी फेरा, वैसे लोगों को अपनी गोद में बैठा नहीं, उस पर तो आएंगे, लेकिन तो जब भी हम बता रहे हैं आपको कि जब भी कोई नया नेतृत्व उभरता है तो राजद के युवराज को बेचैनी होने लगती है, इनका अपना इनसिक्योरिटी फील होने लगता है कि कहीं कोई हमसे बेहतर विकल्प। आप कह रहे हैं कि सयान कुणाल से तेजस्वी तो डर रहे हैं? बिल्कुल डर। किस बात का डर? भाई बेहतर विकल्प हमसे हो सकता है। अब ये नौवीं फेल है, क्रिकेट में भी गए तो वहां पानी पिलाने का काम करते थे, हर जगह से फेल होकर आए हैं, तो राजनीति में भी हमेशा इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि हम यहाँ भी कोई फेल ना हो जाए और कोई नया नेतृत्व तो हमसे बेहतर विकल्प बन के बिहार के सामने। मनीष जी, एक सवाल, चूंकि आमतौर पर नीतीश कुमार पर यह सवाल खड़ा होता रहा विपक्षी पार्टी की तरफ से कि नीतीश कुमार अब सरकार नहीं चला रहे हैं, बैकडोर से आरएसएस चला रही है, आरएसएस अपने एजेंडे को लागू करना चाह रही है और कहीं हद तक वो कर भी रही है, भाजपा पूरी तरीके से कंट्रोल हाथ में ले ली है। आपने कभी सुना कि आयोग का सदस्य कोई व्यक्ति बनाया गया हो बिहार में, खासतौर पर बिहार की बात करी जाए, जो आरएसएस कोटे से बनाया गया हो? आरएसएस कोटा ये बहुत समझ से परे लोगों के दिमाग में, ये आरएसएस कोटा से पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए, अब ऐसा है कि अब पहले तो सुने होंगे ना आप कि साहबुद्दीन कोटा होता था, तस्लीमुद्दीन कोटा होता था, साधु यादव कोटा होता था, सुरेंद्र यादव कोटा होता था, पहले बाहुबलियों का कोटा होता था, अपराधियों का कोटा होता था, नक्सलियों का कोटा होता था। लेकिन अब जब देश में एक लोकप्रिय न्यायप्रिय सरकार बनी है तो समाज सेवियों का कोटा होता है। जो लोग राजनीति में भी पहला अधिकार, पहला हक उन्हीं का है जो समाज में अपना योगदान देते हैं, समाज के विकास में, समाज के सुधार में जिन लोगों ने अपनी भूमिका अदा की, निश्चित तौर पे उन्हें पहली मौका मिलनी चाहिए। और एक समाज सेवी संगठन के द्वारा अगर किसी की अनुशंसा की जाती है तो इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बात रही आरएसएस की, तो आप ये एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार एक ऐसा ब्रेन का नाम है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मरते दम तक नीतीश कुमार को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता से बेदखल हो जाए, नीतीश कुमार किसी के कंट्रोल में रहने वाले। पहली बार दिख रहा है ऐसा। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि कंट्रोल अगर है भी सरकार पे, अगर आरएसएस का कंट्रोल है भी, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आरएसएस जैसी संगठन जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करती है, जो देश की भूमि को मां समझती है, जो देशवासियों को भाई समझता है और परिवार समझता है, अगर उस संगठन के कंट्रोल में अगर बिहार की सरकार चल रही है तो हमारे लिए गर्व की बात है, देश के लिए गर्व। नीतीश कुमार किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में ऐसा देखा जा रहा है कि जो सहयोगी दल है नीतीश कुमार पर राजनीतिक तौर पर चढ़े हुए हैं। उदाहरण, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आयोग में जीतन राम मांझी अपने दामाद को बिठाते हैं, रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान अध्यक्ष बनते हैं, दीपक कुमार जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है नीतीश कुमार के वो साथ रहते हैं, वो अपनी पत्नी को आयोग का सदस्य बना देते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि पहली बार नीतीश कुमार इन तमाम चीजों को सब कुछ देख रहे हैं मुंह से कि जो हो रहा है होने दीजिए, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं? ऐसा तो पहली बार ही हो रहा है। नहीं, ऐसा क्या, आप बताइए, अब मृणाल पासवान पे जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे मूर्ख कौन होगा? उनको नहीं पता है कि मृणाल पासवान जी, सरदेव रामविलास पासवान जी जब जीवित थे उस समय से उनके साथ ही संघर्ष कर रहे हैं, परिवार के सदस्य हैं, दामाद हैं, अगर साथ में नहीं रहेंगे, अगर साथ दो बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। इस लोकतंत्र में भीड़ से, इस लोकतंत्र में जनता से बड़ी ताकत तो कोई नहीं होती है, और वो जनता के दरबार में 2 बार जा चुके हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। और हमारी पार्टी अगर किसी एक राजनीतिक कार्यकर्ता को आगे बढ़ा रही है, और वैसे कार्यकर्ता को, कुछ दिन पहले ही आप ही के चैनल पे आदरणीय चाचा जी के कुछ लोग ये कह रहे थे कि बड़ी माँ को हम लोगों ने पूछा नहीं, बड़ी माँ को हम लोग जीवित रहते ख्याल नहीं किया, बड़ी माँ के बेटी और दामाद को हम लोग कभी नहीं, आज बड़ी माँ के दामाद के हम लोग आयोग का मेंबर बना दिए, तब भी उनको दिक्कत हो रही है। सदस्य तो आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता को बना सकते थे। क्या वो मृणाल पासवान जी कार्यकर्ता? मृणाल पासवान एक रिश्तेदार हैं, वो कार्यकर्ता एक तौर पर कार्यकर्ता की जो भूमिका होती है, रिश्तेदार होना अलग पासवान नहीं है। बिल्कुल नहीं, रिश्तेदार होना एक अलग पक्ष है,
लेकिन मृणाल पासवान भी आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी के कार्यक्रमों में दरी बिछाते हैं, कुर्सी लगाते हैं। ऐसा नहीं दिखा, बिल्कुल देखा जाता है, बिल्कुल। मैं अरुण भारती जो एमपी बने वो कभी पार्टी के लिए झंडा उठाकर सड़क पर जाए, एक तस्वीर दिखा दीजिए आप। बिल्कुल मृणाल पासवान का तस्वीर दिखा दीजिए, कोई लाठी खाए हो पार्टी के लिए? लाठी खाने की आवश्यकता ही नहीं मृणाल पासवान जी। अब देखिए, हर लोग लाठी खाने, आंदोलन में सबकी भूमिका होती है, लेकिन सब लोग लाठी खाने ही फ्रंट पे आए या जरूरी नहीं है। हर किसी की भूमिका अलग अलग होती है और इन भूमिकाओं में मृणाल पासवान जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे पार्टी और संगठन के पुनर्निर्माण में। जब पार्टी टूटी, संगठन बिखर गया, जब लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, उसके बाद पार्टी को पुनः एकत्रित करने में मृणाल पासवान जी जैसे कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो रामविलास जी के दामाद हैं, वो एक अलग पक्ष है, लेकिन वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, ये भी एक हकीकत। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, आपकी पार्टी पर ये आरोप लगता रहा है, विगत चुनाव में बहुत मजबूती से लगा कि आप चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से खूब उनसे काम करवाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और टिकट बंटवारे में बाहरी को मौका देते हैं। उदाहरण, शाम्भवी चौधरी कौन है? चुनाव से टिकट मिलने से पहले वो कहाँ थी, किसी को मालूम नहीं, कभी पार्टी का जनरल नहीं, उनको टिकट मिला। राजेश वर्मा पार्टी में थे, लेकिन उनकी भूमिका क्या थी? बेहतर विकल्प की तलाश में हम लोग। नहीं तो बेहतर विकल्प क्या आपके पास नहीं? आपके पास बहुत सारे। आप बताइए कि शाम्भवी से बेहतर पार्लियामेंटेरियन आप बिहार का बताइए। बेहतर तो आप पार्टी के अंदर ढूंढेंगे ना, वो तो आपका चिराग पासवान। हमारे पार्टी ये कैसे लोग बता सकते हैं कि वो हमारे पार्टी की कार्यकर्ता थी कि नहीं? तो आज जिस सायन कुणाल की आप बात कर रहे हैं, वो सायन कुणाल जी चिराग पासवान जी की पार्टी टूटने से पहले से कार्यकर्ता हैं और उनसे व्यक्तिगत लगाव रहा है। व्यक्तिगत लगाव होना एक अलग विषय है, व्यक्तिगत लगाव भी है। देखिए, चूंकि वो एक किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, लेकिन वो एक सोशल वर्कर है और हर राजनीतिक पार्टियों का दायित्व होता है सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाना। तो हमारी पार्टी के द्वारा जो सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने में सायन कुणाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने में सरदेव किशोर कुणाल साहब की भूमिका रही। किशोर कुणाल जी की, किशोर कुणाल साहब ने जो किया वो काफी सराहनीय है, उनकी तुलना नहीं हो सकती है उनको इसीलिए। आप बताइए कि शाम्भवी अगर मेरिटोरियस नहीं है तो उससे अच्छा पार्लियामेंटेरियन बताइए जो पार्लियामेंट में दहाड़ती है तो पूरा देश सुनता है। बिहार का सर ऊंचा हो जाता है कि इतनी कम उम्र की लड़की इतने बेहतर तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है कि शाम्भवी से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। शाम्भवी को मौका मिला, शाम्भवी को लोग देख रहे हैं, अगर किसी और को मौका मिलता तब तो पता चलता। मैं बता रहा हूँ, और बेहतर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे बेहतर यही है, लेकिन बेहतर लोगों में से एक है। जहां हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी भी हैं, राजेश वर्मा जी भी हैं, तो हमारे पार्टी का एक आप पार्लियामेंटेरियन बताइए जिनका परफॉर्मेंस खराब रहा हो। अरुण भारती जी हैं, आप अरुण भारती जी का एमपी बनने के बाद से अभी तक का पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखिए, पर डे वो राजनीतिक कार्यक्रमों में इन्वॉल्व रहते हैं। एमपी बनने से पहले नहीं था, चुनाव से पहले बिल्कुल नहीं था, वो बैकडोर से कर रहे थे। अब बैकडोर से क्या कर रहे थे? परिवार का सदस्य, रिश्तेदार के तौर पर क्या कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑन कैमरा कहीं दिखे नहीं। मैं आपको पहले बताया कि हर आदमी की आंदोलन में अलग अलग भूमिका होती है, तो अरुण भारती जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। रणनीतियां बनाना भी पार्टी का एक काम होता है, तो रणनीति बनाने में अरुण भारती जी जैसे लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज उसी का परिणाम है कि हमारी पार्टी इन ऊंचाइयों पे पहुंची है और आज जिस प्रकार से उनका सक्रिय राजनीति देखा जा रहा है, सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका को देखी जा रही है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी किसी के पैरवी या किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस में आके किसी भी पार्टी के हमारे एमपीज को टिकट दिया। सारे एमपीज का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। तो चलिए, आरएसएस का मतलब क्या है, आरएसएस कोटे का मतलब क्या है, जो आमतौर पे जिन बातों की चर्चा हो रही है उन तमाम सवालों को लेकर एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता है मनीष सिंह से बातचीत किया। सायन कुणाल की भूमिका क्या रही है, सायन कुणाल को क्यों मिला है, इन तमाम विषयों को जानने समझने की कोशिश की। बहरहाल आरएसएस कोटे को लेकर आपका क्या ख्याल है, मनीष जी की बातों से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रखें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।